अब देखो हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को प्रभावित किया है। तो भाई सरकार के लिए तो एक फ़ायदा ये है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि कंट्री का जो है कह सकते हो आपके करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस में रहेगा। इसके अलावा जो है दूसरा फ़ायदा दूसरा फ़ायदा जो होगा इन गवर्नमेंट का वही होगा कि टैक्स वगैरह जो है कलेक्शन वो सब थोड़ा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो ये भी एक फ़ायदा है। जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बेचारे जो हैं इन ग्लोबल कंपनीज़ के सामने में टिकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और इसने जो कंपटीशन का प्रेशर क्रिएट किया है, इसका स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, रवि जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स पर क्या असर हुआ है वो तो हम लोगों ने लास्ट लेसन में देखा। अब वर्कर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या है कि बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबली जो है वर्कर्स को हायर करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, जब आप रेगुलर बेसिस पर किसी वर्कर को हायर करते हैं तो मतलब कि आपको महीने में इतने दिन काम करना पड़ेगा, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इतनी आपकी मजदूरी हो जाएगी, एक सर्टेन इनकम हो गया ना। लेकिन फ्लेक्सिबल हायरिंग का मतलब क्या हो गया कि जब डिमांड ज़्यादा होगा तो वो आपसे ओवर टाइम भी करवा सकते हैं, और जब डिमांड कम होगा तो आपको बुलाएंगे ही नहीं वो। तो इनकम की अनसर्टेनिटी आ गई, जॉब जो है वो सिक्योर नहीं रह गया। ये बस एक सीन है। जो बड़ी MNCs हैं गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में, वो मान लीजिए कि इंडियन एक्सपोर्टर वगैरह से जो है अपना सामान ऑर्डर करते हैं, ठीक है। लुधियाना, गुड़गांव, दिल्ली वगैरह में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इनके लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब ये लार्ज MNCs जो हैं, इनका कि ग्लोबल नेटवर्क है, इनको सस्ता से सस्ता सामान चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब इन बड़े ऑर्डर्स के लिए जो है, जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर होंगे उनको भी अपना कॉस्ट कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि MNC देखो सबसे सस्ता सामान ढूंढ रही है, उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी होना चाहिए और सबसे सस्ता होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, और ग्लोबल कंपटीशन है आपके पास, तो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो होंगे उनको भी जो है इस बात के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने कॉस्ट को कट करें। अब चूंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो कम नहीं होने वाला है ना, क्योंकि वो तो आप किसी और से खरीद रहे हैं, उसका कॉस्ट ऐसे कम नहीं होगा। तो ऐसे में एक ही फैक्टर है जहाँ पर कि आप जो है कॉस्ट कम कर सकते हैं, दैट इज़ लेबर कॉस्ट। सारी मार लेबर के ऊपर आ जाती है। जहाँ पहले फैक्ट्री वगैरह जो थी वो परमानेंट बेसिस पर एम्प्लॉय वगैरह को रखा करती थी, वर्कर्स को रखा करती थी, तो अब वो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पर वर्कर्स को रखते हैं ताकि जब उनको जो है पूरे साल की सैलरी ना देनी पड़े, ठीक है। अब वर्कर्स जो है उनको लंबे वर्किंग आवर्स तक काम भी करना पड़ता है, उनको जो है नाइट शिफ्ट वगैरह में भी काम करना पड़ जाता है, पीक सीजन वगैरह में मजदूरी की दर कम कर दी गई है, ठीक है। तो मान लो कि वर्कर्स को जो है ज़बरदस्ती ओवर टाइम करवाया जाता है। तो सारी की सारी तरीके से क्या हो रहा है, सारी मार जो है वर्कर के ऊपर पड़ रही है। तो एक तरफ जहाँ मान लो कि ये कंपटीशन जो है गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच में, इससे जहाँ MNCs को जो है काफ़ी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प किया है, वर्कर्स को जो है ग्लोबलाइजेशन का पूरा फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक सुशीला की कहानी देख लीजिए कि सुशीला जो है उसने बहुत ज़्यादा समय जो है उसने गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में बिताया है। तो पहले वो जो है परमानेंट वर्कर के तौर पर जो है एम्प्लॉयड थी, जहाँ पर कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था, PF ओवर टाइम डबल रेट पे मिलता था, ठीक है। अब जब सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई 1990s में, तो फिर जॉब सर्च करने लगी वो। 6 महीना ढूंढने के बाद उसको जो है एक जॉब मिला 30 किलोमीटर दूर, जहाँ वो रहती थी उससे 30 किलोमीटर दूर उसे ये जॉब मिला। और वो जो है करीब कई सालों से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन अभी वो टेम्प्रेरी वर्कर है। पहले की तुलना में वो आधा जो है वो अर्न कर पा रही है। वो हर एक सुबह जो है सप्ताह में 7 दिन जो है वो 7:30 बजे सुबह में वो घर से निकलती है और 10 बजे रात में लौट के आती है। जस्ट कैलकुलेट द टाइम शी स्पेंड्स ऑन दैट जॉब। कम्यूटिंग टाइम को अगर आप ऐड कर लो तो ये कितने घंटे का शिफ्ट हो गया, और तकरीबन जो है 15 घंटे का हो गया, राइट। जिस दिन भी वो एब्सेंट रहेगी मजदूरी नहीं मिलेगी। पहले वाला कोई बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस या PF वगैरह कुछ भी नहीं मिलता उसको, ओके। जो फैक्ट्री जो उसके घर के आसपास हैं उनके पास चूँकि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स होते हैं, जब कभी ऑर्डर आया कभी ऑर्डर नहीं आया, तो इस वजह से वो जो है और कम मजदूरी देते हैं, इसलिए यहाँ जॉब करना जो है उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की मार है। तो ये जो वर्क कंडीशंस और हार्डशिप की हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर में, ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सर्विसेज में जो है कॉमन फेनोमेना हो गया है। ज़्यादातर वर्कर्स जो आज के टाइम में है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और ये जो इंक्रीजिंगली जो कंडीशंस हैं वर्क की ऑर्गेनाइज सेक्टर में,
ठीक है, ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही होने लगा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के चक्कर में जो है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स, सोशलाइज जो वर्कर्स हैं, उनको अब जो है वो प्रोटेक्शन या बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कि उनको पहले मिला करता था। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन का एक ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये मिक्स्ड पैकेज है, राइट। अच्छा भी है, फ़ायदा भी है, लेकिन इसके बहुत सारे जो है हिडन कॉस्ट्स भी हैं। ऐसे में जो है एक स्ट्रगल तो जरूर चलता है, फेयर ग्लोबलाइजेशन का, उचित वैश्वीकरण का, ठीक है, न्यायपूर्ण जो है ग्लोबलाइजेशन का। क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास स्पेशल स्किल है, जिनके पास पैसा है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिला है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन का बर्डन उनको झेलना पड़ जाता है। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन से तो हम मना नहीं कर सकते, ग्लोबलाइजेशन तो अब हो गया तो हो गया, राइट, इट इज़ अ रियलिटी। तो क्वेश्चन अब ये होगा कि इसको कैसे ज़्यादा ज़्यादा सही बनाया जाए, कैसे इसको ज़्यादा फेयर बनाया जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन जो होगा वो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और ये भी इंश्योर करेगा कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं ये बेहतर तरीके से शेयर हों, इसका फ़ायदा सबको मिले। और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। इसकी पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ अमीर और पावरफुल के इंटरेस्ट को ही ना प्रोटेक्ट करें, बल्कि दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। अब आप लोगों ने जो है पहले हम लोगों ने उन स्टेप्स के बारे में देखा था जो कि गवर्नमेंट ले सकती है, जैसे कि टैक्स लगाना, लेबर लॉज वगैरह थ्रू, राइट। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा ही कुछ कर सकती है कि मान लो कि वो ये इंश्योर करेगी कि लेबर लॉ जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, वर्कर्स को उनका हक मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स वगैरह को भी जो है सपोर्ट कर सकती है, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सके, जब तक कि वो कम्पिटिटिव नहीं हो जाते हैं मार्केट में। अगर ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर का भी यूज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि इंडिया में जो है आप लोगों ने अमेजन को देख लिया, ठीक है, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट को देख लिया, ये भी ठीक है। इन सभी में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक पहलू जो आप नहीं जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रिटेल में, अभी तक जो है रिटेल में इंडियन गवर्नमेंट ने FDI अलाउड नहीं किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं किया था। और एक वजह ये थी कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी दुकानें या स्टोर्स खोलने लगेंगी इंडिया के अंदर में, तो जो इंडिया के जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं वो तो दुष्प्रभावित होंगे ही होंगे, और जो छोटे छोटे दुकान वगैरह खोल के गली वगैरह में अपना जीवन यापन चला लेते हैं, या फिर वो चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार वगैरह के जो व्यापारी सब जो अपना काम चला लेते हैं, तो उनका क्या फ्यूचर होगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के मेजर्स इसलिए यूज करती है। साथ साथ जो है गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो WTO के साथ भी नेगोशिएट करे कि भैया थोड़ा रूल वगैरह जो है वो बराबर करिए आप, ओके। मतलब ये USA जो है सब्सिडी दे रहा है एग्रीकल्चर में तो बढ़िया, और हम लोग दे रहे हैं तो गलत ट्रेड प्रैक्टिस, ये सब थोड़ा कम करिए आप। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन है, दबदबा है WTO में, इसको थोड़ा जो है बैलेंस किया जा सकेगा। अभी हाल फिलहाल कुछ सालों में जो है बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह जो है वो चलाए गए हैं लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है। वो जो है WTO के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस रहे हैं उनके खिलाफ। तो इससे ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, इससे ये तो दिखता है कि लोग जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में, ग्लोबलाइजेशन को सही बनाने में। तो वेल देखो दैट इज़ इट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन का प्रेजेंट फेज़ क्या है। हमने देखा ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली कंट्रीज़ के बीच में जो रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोडक्शन का और मार्केट का, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। और ये जो है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रहा है। MNC जो है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा MNC जो हैं वो जो है ग्लोबली ऐसे लोकेशंस ढूंढ रही हैं जहाँ पर कि उनके प्रोडक्शन का खर्चा जो है वो कम हो, चीप हो, और इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। टेक्नोलॉजी खास करके IT ने जो है, और ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड कर लो, इसने जो है प्रोडक्ट जो ग्लोबल जो प्रोडक्शन चेन बन रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन जो बन रहा है, इसमें जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन जो रहा है, इसने भी जो है ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट किया है। इसने जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स को ख़त्म करने में रोल प्ले किया है।
इंटरनेशनल लेवल पर WTO जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है प्रेशर डाल रही है, प्रेशर डालती है वो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रूल्स जो हैं उनको लिबरलाइज करिए। तो जहाँ ग्लोबलाइजेशन ने जो है एक तरफ, लेकिन जहाँ वेल ऑफ कंज्यूमर्स को और ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो है, बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया है स्किल्स के टर्म्स में, एजुकेशन और वेल्थ के टर्म्स में, जो छोटे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स हैं वो बेचारे जो हैं सफ़र किए हैं बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से। फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो बेहतर तरीके से शेयर हो सबके साथ। So well, that's it for this lesson. You can try dealing with these question answers at the end of it, and I'm sure it should be fun for you. Okay, bye bye.